स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, जैसा कि अभी हम लोग लगातार राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर के टाइप्स को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लेंट लेटर की, यानी वैसा फॉर्मल लेटर जिसमें आप शिकायत दर्ज करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ परचेज़ किया, वो आपका डिफेक्टिव निकल गया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप क्या करेंगे कि आप जो उसके ऑनर हैं उसको आप कंप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे ज़्यादा हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ, सभी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लगभग एक ही जैसा होता है। तो मैंने भी यहाँ पर लेटर टू कंप्लेंट में मैंने लिखा सेंडर्स एड्रेस, यानी जो शिकायत कर रहा होता है वो अपना एड्रेस इसमें लिखेगा। और हाँ, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा आपको जो आपका एड्रेस होगा वो दिया रहेगा। किस चीज़ पे शिकायत करनी है वो पहले से ही आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपने मतलब कोई चीज़ परचेज़ किया, वो ख़राब हो गया, तो फिर आपको क्या करना है कि उस पर कंप्लेन दर्ज करना है। तो आप जहाँ पर कंप्लेन करना है, रिसीवर का भी उसमें एड्रेस दिया रहेगा। अगर बाय द वे छोटा मोटा दिया है तो आप खुद से भी उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं एड्रेस को। और डेट, सेंडर्स एड्रेस के बाद हमारा एक लाइन छूटेगा, उसके बाद डेट आएगा। डेट का फॉर्मेट मैं एग्जांपल पे बताऊंगा कि कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी अभी मैंने बताया कि जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आता है, सब्जेक्ट लिखेंगे 7 to 10 वर्ड्स में होगा ये हमारा, और स्पष्ट होगा जिससे कि वो पढ़ने से ही पता चल जाए कि किस मुद्दे पर पत्र लिखा जा रहा है। और हाँ, सब्जेक्ट जो आपका होता है वो अंडरलाइन होना चाहिए। और अंडरलाइन करने के लिए एक बात ध्यान में रखेंगे कि पेंसिल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और पेंसिल और स्केल से आप उसको अंडरलाइन करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको बता चुका हूँ कि आप सैल्यूटेशन में सामने वाले का जेंडर नहीं पता है तो आप सर लिखेंगे, सिर्फ सर से भी काम चला सकते हैं, या डियर सर, मैडम भी लिख सकते हैं, या रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और आपका बॉडी शुरू होता है, लेटर बॉडी। इसको मैंने पहले बता दिया था कि ये पैराग्राफ 1, 2, 3 यानी 3 पैराग्राफ में लिखे जाएंगे। 3 पैराग्राफ में सबसे पहला जो पैराग्राफ हमारा आता है उसमें क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। अपने आप को इन शॉर्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आई एम ए स्टूडेंट, या आप क्वेश्चन में नेम दिया है तो आप नेम लिख करके आई एम सुरेश महेश, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 11, 12, जो भी है आप इतना से काम चला सकते हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी किस मुद्दे पर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसको पैराग्राफ 1 में आपको लिखना होता है। पैराग्राफ 2 में आते हैं हम लोग। 2 में मैंने बताया था इसमें होता है कॉज एंड इफेक्ट। जनरली फॉर्मल लेटर समस्या पर ही लिखा जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तो उसी पर आपको फॉर्मल लेटर लिखना होता है। तो दूसरा पैराग्राफ डिटेल यानी समस्या का कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। कोई ना कोई समस्या का कारण तो होगा ही, अगर कोई चीज़ समस्या हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उस समस्या से क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप उसको पैराग्राफ 2 में लिखते हैं। फिर पैराग्राफ 3 में हमारा सॉल्यूशन होता है, यानी जो भी आपके अनुसार उस समस्या का निदान होता है तो आप उसको पैराग्राफ 3 में लिखते हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली। तीनों में से कोई एक लिखेंगे, तीनों नहीं लिख देना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस चीज़ को बड़े ही डिटेल में पिछली वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और ध्यान रहे सब के बीच में एक एक लाइन छोड़ना है आपको, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो सैल्यूटेशन और पैराग्राफ के बीच में भी एक लाइन छोड़ना है आपको। पैराग्राफ 3 तक फिर एक लाइन छोड़ना है, 3 जहाँ पर आपका ख़त्म होता है 3rd पैराग्राफ, वहाँ पर एक लाइन फिर छोड़ना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखना है। लाइन छोड़ करके सेंडर्स नेम, जो क्वेश्चन में नेम मेंशन होगा
अगर नहीं है तो आप XYZ या ABC लिख सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट हो गया लेटर टू कंप्लेंट का। तो साथियों फॉर्मेट के बाद आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, देखेंगे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने लिखा एग्जामिनेशन हॉल DAV पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ये आपका हुआ सेंडर्स एड्रेस। एकदम बारीकी से समझेंगे इस चीज़ को। आपका हो सकता है कि आप सीधे आपके स्कूल का नाम दिया रहे, आप उसके अलावा और कुछ नहीं दिया रहे, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें एग्जामिनेशन हॉल ऐड कर सकते हैं एड्रेस को थोड़ा और क्लियर करने के लिए। DAV पब्लिक स्कूल, और ये जगह का तो नाम जरूर दिया रहेगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, पटना ETC। उसके बाद एक लाइन आपका छूटता है, उसके बाद डेट लिखते हैं। तो मैं पिछले वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ कि डेट हमेशा ऐसे लिखेंगे, डेट जो भी तारीख होगा उसको लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद मंथ का पूरा नाम लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, फॉर्मल लेटर में कहीं भी शॉर्टकट लिखने से बचेंगे। उसके बाद ईयर जो होता है वो भी पूरा लिखेंगे, ना कि 21 लिख करके निकल लेंगे। उसके बाद हमारा आता है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस। अब ये हो सकता है आप सिर्फ NCERT ऑफिस या NCERT बुक्स दे दिया हो, तो आप सीधे NCERT ऑफिस नहीं लिख सकते हैं, NCERT बुक्स रिसीवर्स एड्रेस में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको लिखना कैसे होगा, आप क्या करेंगे कि कोई भी एक जोन का नाम लिख देंगे, अपने मन से भी लिख देंगे, वो गलत नहीं होगा। और किसको लिख रहे हैं, सुपरवाइज़र को लिखते हैं या मैनेजमेंट को लिखेंगे। आप यहाँ पर मैनेजमेंट भी लिख सकते थे, अथॉरिटी ऑफ NCERT ऑफिस, आप कुछ भी अपने मन से आप उसको थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्थ वेस्ट सुपरवाइज़र NCERT ऑफिस जनकपुरा न्यू दिल्ली लिख दिया। ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट लिखना होता है आपको। सब्जेक्ट में मैंने लिखा कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी समझेंगे यहाँ पर किताबों की कमी है शहर में जिससे कि बच्चों को परेशानी हो रही है। तो यानी हम शिकायत दर्ज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवाया जाए किताब सारे बुक स्टोर्स पे, जिससे कि स्टूडेंट्स को खरीदने में आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। क्या है कि सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे, तो मैंने भी यहाँ पर अंडरलाइन किया है, और हाँ कोशिश करेंगे पेंसिल से अंडरलाइन करने का, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ है हमारा सैल्यूटेशन। तो मैंने लिखा रेस्पेक्टेड सर, आप रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते थे, सीधे सर से भी काम चला सकते थे। फिर एक लाइन छोड़ना है और ये आपका पहला पैराग्राफ शुरू होता है। तो इसमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी आपका छोटा सा परिचय, और द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी उद्देश्य क्या है आपके पत्र लिखने का। मैंने लिखा I am XYZ, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो XYZ, या राहुल, रोहित, मोहित कुछ भी दिया रहेगा तो आप वो लिख देंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर आप। I am XYZ, the student of class 11th. This is to bring to your notice that even after a month of commencement of classes, that latest NCERT textbooks are not available at any bookstore. यानी कहने का मतलब यह है कि मैं जो भी मेरा नाम है, मैं क्लास 11th का छात्र हूँ। कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, यानी लगभग 1 महीने हो चुके हैं क्लास शुरू हुए और अभी तक, मतलब लेटेस्ट NCERT बुक्स की बात करें तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है किसी भी बुक स्टोर पर। यानी उद्देश्य समझ में आ रहा है, शिकायत की जा रही है कि आपके किताबों की कमी है शहर में। तो ये हमारा हो गया पहला पैराग्राफ कंप्लीट। साथियों पहला पैराग्राफ हम लोगों ने समझ लिया है। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। और एक बात और बेसिक सी बात है कि आप जब भी कॉपी में, आपके पेज में कभी भी राइटिंग करेंगे ना, या कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये मार्जिन आपका छूटा होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए मैंने ऊपर थोड़ा कम छोड़ा है, लेकिन आपका ये जो है सो छूटा रहना चाहिए। इधर से भी छूटा रहना चाहिए और इधर से भी और नीचे से भी छूटा रहना चाहिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड स्कूल विदाउट टेक्स्ट बुक, सम आर बोरोइंग द ओल्डर वर्जन ऑफ देयर सीनियर्स, दिस इज रिजल्टिंग इन प्रॉब्लम्स इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, द लेक्चर्स आर नॉट हैविंग एन इफेक्टिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। यानी अब
पैराग्राफ 2 में क्या करते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स बताते हैं, डिटेल करते हैं अपने मुद्दे का। यानी विद्यार्थियों को क्या करना पड़ रहा है, बिना टेक्स्ट बुक्स के क्लास को अटेंड करना पड़ रहा है। कुछ विद्यार्थी तो बोरो मतलब उधार ले रहे हैं अपने सीनियर से, और वो भी क्या है, ओल्डर वर्जन है, पुराना बुक है, तो स्वाभाविक है अपडेटेड नहीं होगा। और जो लेक्चर चल रहे हैं क्लासेस में वो अच्छा इम्पैक्ट उसका जो है सो स्टूडेंट्स पे नहीं आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हो रही हैं, ये आपका सेकंड पैराग्राफ में होता है। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, ये कंक्लूजन होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस सिचुएशन। मैंने पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो आपका जो शब्द है वो काफ़ी क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है। यानी आप रिक्वेस्ट की भावना में आप आकर के फॉर्मल लेटर तैयार करते हैं। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपका जो ये शब्द का चयन होना चाहिए वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। I request you to undertake quick action in making the books available as soon as possible. I hope my complaint doesn't fall on deaf ears. Yours sincerely, XYZ. इसको समझेंगे कि मुझे आशा है कि आप मतलब जो परिस्थिति है उसकी तीव्रता को समझेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्विक एक्शन लें कि और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी कमेटी है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक तैयार कर सके, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके सभी बुक स्टोर पर आप बुक अवेलेबल करवाएं। और मुझे आशा है कि मतलब मैं किसी ऐसे जगह पर कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं जहाँ शिकायत नहीं सुनते हों। उसके बाद आपका एक लाइन छूटेगा और योर सिंसियरली कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और XYZ, ये आपका नेम, सेंडर्स नेम। अगर क्वेश्चन में नेम दिया है तो आप नेम लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो ABC या XYZ लिखकर निश्चिंत हो लेंगे। तो भरोसा है मुझे कि आप सभी को ये कंप्लेंट लेटर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।